तो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट मोशनल ईएमएफ। अगर हम कॉइल को मूव कराते हैं या कोई वायर मूव करता है, देन हाउ ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। मतलब एक वायर हमारा मूव करना चाहिए, उससे कैसे ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। तो देखो वायर मूव करे या वायर रेस्ट में, कुछ भी हो, हमको चाहिए क्या, फ्लक्स अगर चेंज होगा, कैसे भी फ्लक्स चेंज होगा तो ही ईएमएफ आएगा। अगर फ्लक्स नहीं चेंज होता तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। चाहे कॉइल मूव करे, मैग्नेट मूव करे, एंगल चेंज हो, कुछ भी हो, उससे अपने को मतलब नहीं। अपने को मतलब केवल किससे है कि फ्लक्स चेंज होना चाहिए। अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, फ्लक्स नहीं चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। सेम मोशनल ईएमएफ, देखो सपोज मैं अगर यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड लेता हूँ, ये मैंने क्रॉस से शो किया हुआ है। क्रॉस क्या शो करता है, मैग्नेटिक लाइंस अगर बोर्ड के अंदर, ये जो मेरा बोर्ड है उसके अंदर मैग्नेटिक लाइंस जा रहे हैं। अगर लाइंस बाहर निकलती है तो उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और लाइंस अगर इनवर्ड जाती है तो उसको क्रॉस से। यहाँ पे मैंने क्रॉस से मैग्नेटिक फील्ड को शो किया हुआ है। ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, पूरा रीजन में कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है बी। सो हियर इज द यूनिफॉर्म, पूरे ये बोर्ड, ये मेरा पूरा बोर्ड समझो यहाँ तक एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, वेरिएबल नहीं है, यूनिफॉर्म है। मतलब सारी की सारी लाइन बोर्ड के अंदर जा रही हैं इनवर्ड डायरेक्शन में। इनवर्ड लाइंस को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, आउटवर्ड लाइंस को डॉट से। अब मैं अगर यहाँ पे इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कॉइल, मतलब एक फ्रेम या रेक्टेंगुलर फ्रेम, ऐसा मैंने यहाँ पे एक फ्रेम लाया और उससे बल्ब कनेक्ट कर दिया है। अब अगर ये फ्रेम रखा रहेगा, ऐसे रेस्ट में रहेगा, तो ये बल्ब नहीं ग्लो करेगा, बिकॉज इस फ्रेम के अंदर जो फ्लक्स जा रहा है, जो इनवर्ड डायरेक्शन में फ्लक्स जा रहा है, वो कांस्टेंट है, वो वेरिएबल है ही नहीं। बिकॉज ये फ्रेम रुका हुआ है। तो अगर ये फ्रेम रुका हुआ है तो इस फ्रेम के क्रॉस फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। फ्लक्स तो है बट फ्लक्स होने से कुछ नहीं होता, फ्लक्स वेरी करना चाहिए। यहाँ पे फ्लक्स तो है, इसके अंदर बहुत सारी मैग्नेटिक लाइंस जा रही हैं, फ्लक्स तो है यहाँ पे, बट वो फ्लक्स कांस्टेंट है, तो ये बल्ब ग्लो नहीं करने वाला। चलो अब हम क्या करेंगे, हम जुगाड़ लगाएंगे, इस फ्लक्स को मूव कराते हैं। अगर सपोज करें फ्लक्स मूव करने लगे, ये मूव करके यहाँ पे आ गया। पहले मैंने देखा बल्ब लगा के फ्लक्स, मतलब इस रेक्टेंगुलर वायर में एक बल्ब लगाया और बल्ब को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया उस फ्रेम को। तो वो फ्रेम जब तक रेस्ट में था इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मतलब बल्ब नहीं जला। तो हमारा दिमाग खराब हुआ, हमको बल्ब जलाना है, तो हम क्या करें, फ्लक्स इस फ्रेम को मूव करा रहे हैं। अभी मैंने इसको वी वेलोसिटी दे दिया, ये फ्रेम यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गया। अब देखते हैं कि बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा। तो देखो हुआ क्या, फ्रेम तो मूव किया, लेकिन फ्रेम है किसके अंदर, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो चारों तरफ अभी भी फील्ड तो उतना ही है, फ्लक्स तो उतना ही है। एक जगह से दूसरी जगह चला गया हो, ये वायर यहाँ से यहाँ चले गया, लेकिन अभी भी जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस थे वो नहीं बदली, बिकॉज इट इज दिस वायर इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे हम रोड पे चलते हैं तो ऐसा है नहीं कि हम जहाँ पे रहेंगे वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है, आगे 10 कदम जाएंगे तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा। हर जगह ऑक्सीजन का इंटेंसिटी, मतलब जो डेंसिटी है वो उतना ही है। तो हम अगर चलते हैं तो ऐसा नहीं ऑक्सीजन कम हो जाता है इन्वायरमेंट में, हर जगह सेम है। तो यहाँ पे वही हुआ, इसके चलने से कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ पे था तो भी बल्ब नहीं ग्लो कर रहा था, आगे बढ़ गया तो भी बल्ब नहीं ग्लो किया, बिकॉज फ्लक्स चेंज ही नहीं हुआ। बल्ब या इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्स से नहीं डेवलप होती, फ्लक्स के वेरिएशन से डेवलप होती है। तो ये वायर यहाँ से यहाँ तक आया ना, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं इंड्यूस्ड हुई। अगर इस वायर को मैं ऊपर भी ले जाता तो भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आता। अब देखो क्या होगा, अगर ये वायर, ये जो हमारा रेक्टेंगुलर फ्रेम है, ये फील्ड से बाहर निकलने लगे, तब कहानी बदल जाएगी। बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड तो यहीं तक है, मैग्नेटिक फील्ड का रेंज यहाँ तक था, उसके आगे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अब ये जो मेरा वायर है ये फील्ड से बाहर जा रहा है, मतलब पहले इस फ्रेम को यहाँ से यहाँ तक ले आए, बल्ब जल ही नहीं रहा है, जल ही नहीं रहा है, जल ही नहीं रहा है, जल ही नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही ये फ्रेम मैग्नेटिक फील्ड के बाहर निकलने लगेगा तो इसके अंदर फ्लक्स कम होने लगा। ठीक है, अभी फ्लक्स घट गया, वही तो हमको चाहिए था। जब फ्लक्स चेंज होगा तो ही इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होगी। अब ये बल्ब ग्लो करने लगा। जब ये फ्रेम बाहर निकलेगा तब ये बल्ब ग्लो करेगा। जब तक फ्रेम अंदर ही मूव कर रहा था बल्ब ग्लो नहीं किया। इफ दिस फ्रेम इज मूविंग इनसाइड दिस मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड दिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था। फ्रेम बाहर जा रहा है, नाउ दिस बल्ब इज ग्लोइंग। व्हाई दिस बल्ब इज ग्लोइंग, व्हाई ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, बिकॉज ऑफ द चेंज इन फ्लक्स। अब फ्लक्स कम हो रहा है ना, फ्लक्स घट रहा है। जब तक यूनिफॉर्म फील्ड में था फ्लक्स नहीं चेंज हुआ। ये मेरा हाथ समझो लूप है, ठीक है। तो अगर मैं इस हाथ को ऐसे मूव कराता हूँ फ्लक्स वेरी नहीं कर रहा, लेकिन जैसे मेरा हाथ फील्ड के बाहर जाने लगेगा फ्लक्स घटेगा, मेरे हाथ के क्रॉस जो फ्लक्स है वो डिक्रीज करेगा। व्हेन फ्लक्स डिक्रीजेस ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। अब इस केस में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस हुआ। व्हाई ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन फ्लक्स। अभी फ्रेम तो बाहर जा रहा है, तो इधर तो देखो कोई फ्लक्स है ही नहीं, तो फ्लक्स डिक्रीज का, इसलिए बल्ब ग्लो कर दिया।
हाँ, फ्रेम पूरी तरह बाहर निकल जाएगा, बल्ब फिर से बुझ जाएगा, बिकॉज जब फ्रेम बाहर ही चला गया तो फ्लक्स ही नहीं रह गया, फ्लक्स नहीं तो उसमें चेंज भी नहीं हो रहा है, तो बल्ब नहीं जल रहा है। वैसे ही जब फ्रेम अंदर इंटर करेगा, अब मान लो हमने इस फ्रेम को बाहर ले गए, ये फ्रेम पूरी तरह बाहर चले गया, यहाँ पे आ गया, तो ये बल्ब फिर से बुझ जाएगा, अब नहीं ग्लो करेगा, बिकॉज वहां पे तो फ्लक्स ही नहीं रह गया। जब फ्लक्स नहीं है तो वेरिएशन नहीं, फ्लक्स में वेरिएशन है तो ईएमएफ नहीं इंड्यूस होगा। फिर इस फ्रेम को हम अंदर ले आ रहे हैं। अब अगर मैं इस फ्रेम को अंदर ले आता हूं तब क्या होगा, जैसे जैसे ये अंदर इंटर करेगा ये बल्ब फिर से ग्लो करेगा। मतलब फील्ड के बाहर निकलते टाइम बल्ब ग्लो कर रहा है, फील्ड के अंदर जाते टाइम भी बल्ब ग्लो कर रहा है। जब ये पूरी तरह अंदर आ जाएगा फिर से बल्ब बुझ जाएगा। When it is well inside the magnetic field, पूरी तरह अंदर आ गया, अब फिर से क्या हो गया, वो यूनिफॉर्म फील्ड में, तो बल्ब बुझ गया। यहाँ पे जल रहा था, जब वो बाहर जा रहा है फ्रेम, बल्ब इज ग्लोइंग बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन फ्लक्स। When it is entering in the magnetic field, जब ये मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा है, बल्ब ग्लो कर रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन फील्ड। तो इसके में फ्लक्स डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पे फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, यही दोनों जब पूरी तरह बाहर निकल रहा है तो बल्ब ग्लो कर रहा है, जब इंटर कर रहा है तो भी बल्ब ग्लो कर रहा है। जब पूरी तरह अंदर आ गया तो फिर से बल्ब ग्लो नहीं करेगा, बिकॉज अब क्या हो रहा है, वो एक यूनिफॉर्म फील्ड में घूम रहा है। यूनिफॉर्म फील्ड में घूम रहा है तो फ्लक्स भी यूनिफॉर्म, फ्लक्स भी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट फ्लक्स कभी भी ईएमएफ नहीं इंड्यूस करता। ईएमएफ तब इंड्यूस होता है जब फ्लक्स चेंज होगा, दैट इज व्हाट फैराडेज लॉ, समहाउ यू हैव टू चेंज द फ्लक्स। अगर ईएमएफ फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं इंड्यूस होगी। ठीक है, तो यहाँ पे वही कहानी था कि ये यहाँ पे आया तो फ्लक्स में बहुत ज़्यादा, जब ये इंटर करा था तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था, लेकिन जैसे ही पूरी तरह अंदर आ गया फ्लक्स नहीं चेंज हो रहा है, फ्लक्स नहीं चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं इंड्यूस होगी। तो जब बाहर निकला तब बल्ब ग्लो करा था, इंटर करते टाइम भी बल्ब ग्लो किया, लेकिन पूरी तरह अंदर आ गया तो फिर से बल्ब ग्लो करना बंद। दिस इज व्हाट मोशनल ईएमएफ। ये हमारा जो है ना, जब ये फ्रेम बाहर जा रहा था तो फ्लक्स चेंज हुआ, ये अभी मूव कर रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ। अब उसको हम कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पे जब ये बाहर निकलता है तो कितना ईएमएफ इंड्यूस करे। इंटर मतलब एग्जिट करते टाइम ईएमएफ आएगा, इंटर करते टाइम ईएमएफ आएगा, पूरी तरह अंदर होगा तो ईएमएफ नहीं आएगा। तो अब उसी को हम कैलकुलेट करेंगे। हाँ सर, उसका एरिया भी तो चेंज कर सकते थे ना? एरिया फ्रेम का, हाँ तो अब देखो नॉर्मली क्या होगा, अगर एक हम वायर लेते हैं ना तो वायर के एरिया को कैसे चेंज करें। जैसे मान लो वायर को या तो तोड़ना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा, वो भी कर सकते हैं। हाँ ये काम कर सकते हो, मान लो जैसे बड़ा सा है ये बल्ब है, तो इसको अगर तुम छोटा लूप बना दे सकते हो, ठीक है, तो ये बल्ब ग्लो करने लगेगा, तब ये ग्लो करेगा। बट ये एक्चुअली ये करना पॉसिबल होता नहीं, बिकॉज हम वायर को अगर ऐसे छोटा बड़ा करेंगे टूट जाएगा। तो हम नॉर्मली प्रीफर नहीं करते कि एरिया को चेंज करें। हो जाएगा अगर एरिया को, इफ यू आर चेंजिंग द एरिया समहाउ, इफ यू आर एबल टू चेंज द एरिया तो ठीक है, तो फिर ईएमएफ आ जाएगा, तब बल्ब ग्लो करेगा। अब मैंने क्या किया, मैंने वायर को मूव किया तो उस केस में क्या हो रहा है, एरिया नहीं चेंज हो रहा था, फील्ड भी नहीं चेंज हो रहा था। बाद में जब वो बाहर निकलने लगा तो फ्लक्स डिस्टर्ब हुआ, लेकिन अंदर इस केस में क्या हो रहा है कि अंदर के अंदर ही, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पे अंदर ही ईएमएफ आ जाएगा फिर, बिकॉज वी आर चेंजिंग द एरिया। हम इसको छोटा कर दें या बड़ा कर दें तो ईएमएफ आने लगेगा। तो उस केस में क्या, इफ यू आर चेंजिंग द एरिया इट मींस यू डोंट हैव टू मूव दिस फ्रेम, इस फ्रेम को मूव करने की जरूरत नहीं, ये अंदर ही रह के भी एरिया अगर वेरी कर रहा है तो फ्लक्स चेंज हो जा रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस हो जाएगी। लेकिन हम एरिया के चेंज को प्रीफर करते नहीं, बिकॉज उससे क्या होगा, वो वायर टूट जाएगा। हम कितनी बार चेंज करेंगे, एक दो बार के बाद वायर टूटने लगेगा। ठीक है, सो हम उसको स्ट्रेट वे मूव कराते हैं, जिससे क्या होता है वायर टूटता भी नहीं और इलेक्ट्रिसिटी भी आ जाती है। तो वही अपने को कैलकुलेट करना है ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है जिससे हम एक वायर को बाहर निकालेंगे। ये हमारा फ्रेम है, ये फ्रेम v वेलोसिटी से बाहर जा रहा है। I have to calculate the EMF which is induced. The length of this wire, ये जो वायर है उसका लेंथ L है, इसका विड्थ कुछ भी है, बट हम x पार्ट ले रहे हैं जो फील्ड के अंदर है, मतलब जहां तक मैग्नेटिक फील्ड है, that part is what x। अब ये फ्रेम, this frame is moving out of that field, फ्रेम फील्ड के बाहर जा रहा है, तो ये बल्ब, यहाँ पे जो बल्ब है वो ग्लो करेगा, बिकॉज फ्लक्स इज वेरिएबल। हमको वही फाइंड करना है ईएमएफ इंड्यूस। तो ईएमएफ जैसे देखो ये बाहर जाएगा, जो एरिया ऑफ फ्रेम इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, ये फ्रेम का जो स्ट्रक्चर है वो तो नहीं डिस्टर्ब हो रहा है, मतलब स्ट्रक्चरल एरिया तो नहीं बदल रहा है, लेकिन एरिया ऑफ द फ्रेम विच इज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड दैट एरिया इज वेरिएबल। जो फ्लक्स है उसका रेंज कम हो रहा है व्हेन दिस फ्रेम इज मूविंग आउट ऑफ दैट फील्ड। तो अब ईएमएफ हमको निकालना है, तो ईएमएफ क्या है, देखो बी तो नहीं बदल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड मैंने बताया जो कांस्टेंट रहता है उसको बाहर कर दो, यूनिफॉर्म फील्ड है तो बी का कोई झंझट नहीं है।
डी ए बाई डी टी। एरिया इज वेरिएबल। अब एरिया वेरी कर रहा है तो एरिया का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला पार्ट, ये जो एरिया है ना यही तो घट रहा है धीरे धीरे, ये वाला पार्ट ही तो डिक्रीज कर रहा है, ये जो है हमारा ये वाला पार्ट, यही पार्ट धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, मतलब यही वेरिएबल है। सो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो हम क्या ले सकते हैं, बी डी डी टी ऑफ लेंथ इंटू विड्थ, ये वाला पार्ट, केवल इसका एरिया लेना है, पूरा एरिया मत लेने लगना, जो मैग्नेटिक फील्ड में है नहीं उससे अपने को कुछ मतलब नहीं, बस ये वाला पार्ट जो फील्ड के अंदर है, जो वेरिएबल है, ओनली दिस पार्ट इज वेरिएबल। तो एरिया इज व्हाट, लेंथ इंटू विड्थ L इंटू एक्स डिवाइड बाई डी टी। अब देखो जब ये जा रहा है तो ये x डिक्रीज करता जाएगा, जैसे जैसे फ्रेम बाहर जाएगा दिस x की वैल्यू, द विड्थ ऑफ द फ्रेम डिक्रीजेस, द विड्थ ऑफ द फ्रेम विच इज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। टोटल विड्थ में तो कोई चेंज नहीं आने वाला, तो टोटल से तो हमको मतलब ही नहीं, हमको तो मतलब उससे है जहाँ पे फ्लक्स है हमारा। तो ये x वेरिएबल है, L नहीं वेरी कर रहा है, जब ये जाएगा ना तो L कांस्टेंट रहेगा ऐसे, तो L में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है। वेरिएशन किस में आ रहा है, x में, x की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज करेगी। तो जो वेरिएबल है L कांस्टेंट है तो L को साइड करो, तो व्हाट वी कैन राइट, BL dx बाई dt, और ये जो हमारा dx बाई dt है यही तो वेलोसिटी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, वेलोसिटी। इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, वेलोसिटी। तो EMF विच इज इंड्यूस्ड, यहाँ पे जो EMF इंड्यूस्ड हुआ वो कितना हुआ, BLV, दिस इज व्हाट द EMF विच इज इंड्यूस्ड बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ दिस फ्रेम। ये हमारा फ्रेम मूव कर रहा है, the EMF which is induced is what, BLV, B is the magnetic field, L is the length of the frame and V is the velocity। अब यहाँ पे हमको सोचने वाली बात, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखो फ्रेम के पास तो 4 वायर्स हैं, इस फ्रेम में 4 वायर्स थे, लेकिन EMF बेचारे ने एक ने ही इंड्यूस किया, केवल ये वाला कुछ EMF नहीं दे रहा है। देख लो फॉर्मूले में इसका कुछ आ ही नहीं रहा है, ये वाला तो बाहर ही, चलो ये वाला भी EMF नहीं दे रहा है, केवल ये वाला पार्ट है जो EMF इंड्यूस कर रहा है। देखो फॉर्मूला जो आ रहा है BLV, B और V तो चलो कांस्टेंट है, लेंथ फ्रेम में तो ऐसा ये लेंथ था, ये भी L था, ये मान लो विड्थ है, ना तो ये आ रहा है, ना तो ये आ रहा है, ना तो ये आ रहा है, केवल ये वाला पार्ट आ रहा है, ये वाला स्ट्रेट पार्ट, केवल यही बेचारा है जो EMF इंड्यूस कर रहा है। तो EMF केवल इसकी वजह से इंड्यूस हो रहा है, यही जाएगा ना तो मैग्नेटिक लाइंस को कट करते हुए जाएगा, बिकॉज ये वायर जब आगे मूव कर रहा है ना तो मैग्नेटिक लाइंस को काटते हुए जा रहा है, ये वाला वायर तो बगल से जा रहा है, मैग्नेटिक लाइंस ऐसे हैं इस टाइप से इनवर्ड डायरेक्शन में, ये हमारा मार्कर जो है वो मैग्नेटिक लाइंस को शो कर रहा है, तो ये जो विड्थ है ना ये तो बगल से गुजर रहा है, ये उसको काट थोड़ी ना रहा है, लेकिन ये जो वायर है ये वाला वो मैग्नेटिक लाइंस को कट कर रहा है, तो जो वायर मैग्नेटिक लाइंस को काटते हुए जाता है वही EMF इंड्यूस करता है। सो दैट्स व्हाई EMF इज व्हाट, BLV, where L इज द लेंथ, ये जो L है L इज द लेंथ ऑफ द वायर, ये वायर का वो लेंथ है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, ये देखो वेलोसिटी है ना तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लेंथ, so you have to take the length of the wire which is perpendicular to velocity, only that length is responsible for induced EMF। बाकी वायर में कितना झंझट है, कितने वायर से उससे कुछ मतलब नहीं अपने को, EMF केवल वही इंड्यूस करता है जो मैग्नेटिक लाइंस को काटते हुए जाएगा, मैग्नेटिक लाइंस को जो काट रहा है उसमें भी ध्यान हमको देना है कि you have to take the length which is perpendicular to velocity। so this L, ये जो L हम ले रहे हैं ना ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो केवल वही पार्ट होगा जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, only that part is responsible for इंड्यूस्ड EMF। तो पहला बात ध्यान देने का कि देखो कौन सा साइड है, कौन सा वायर है जो लाइंस मैग्नेटिक लाइंस को काट रहा है, वही EMF इंड्यूस करता है। उसके बाद सेकंड थिंग क्या देखना होगा कि वो वायर जो है वो वायर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ओनली दैट पार्ट, द पार्ट ऑफ द वायर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ओनली दैट पार्ट इज रिस्पांसिबल फॉर इंड्यूस्ड EMF। तो यहाँ पे तो चलो ये पूरा का पूरा ये जो वायर है ना पूरा ही वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, सो द टोटल वायर इज रिस्पांसिबल फॉर इंड्यूस्ड EMF। तो EMF इज व्हाट, BLV। अब मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा जिसमें मान लो लेंथ परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक, जैसे मान लो ऐसा है, सेकंड केस, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और एक वायर ऐसा है, ठीक है, ये AB वायर है जो इस टाइप से जा रहा है वेलोसिटी से, तो कोई EMF नहीं इंड्यूस करने वाला, ये मैग्नेटिक लाइन को काटेगा ही नहीं, ये तो बगल से गुजर जाएगा, तो नो EMF इज इंड्यूस बिकॉज ऑफ दिस वायर। ये जो वायर जा रहा है ये EMF इंड्यूस नहीं करेगा बिकॉज दिस कंप्लीट वायर, ये जो पूरा का पूरा वायर है ना ये वेलोसिटी के साथ जीरो एंगल बना रहा है, तो यू हैव टू टेक द लेंथ ऑफ द वायर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, नॉट व्हिच इज पैरेलल टू द वेलोसिटी। ये तो पूरा का पूरा पैरेलल है तो ये EMF नहीं इंड्यूस करने वाला है। दूसरा हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, मान लो अगर वायर ऐसा है, नाउ इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v एंड दिस वायर इज ऑफ लेंथ L, और इसका जो इंक्लाइनेशन है वो कुछ थीटा एंगल से। अब थोड़ा कहानी बदल गई,
एक चीज तो तुमको ये भी दिखाई, तुम लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि ये मैग्नेट लाइंस को काटेगा, ऐसा नहीं कि काट नहीं रहा है, काटता हुआ जा रहा है। ये जब ऐसे जाएगा ना तो मैग्नेट लाइंस को काटते हुए जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये जो पूरा लेंथ है ना, ये वेलोसिटी के साथ कुछ एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो मैंने क्या बताया था, पहली बात ये ध्यान देना कि कौन सा वायर है जो मैग्नेट लाइंस को काट रहा है। सेकेंड, उस वायर का पूरा लेंथ नहीं ले लेने का, उस वायर का केवल वही टुकड़ा लेने का जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। जैसे हमारा फ्रेम था ना, इसके पहले जो हमने रेक्टेंगुलर फ्रेम लिया था, तो पहले हमने क्या चूज किया, वो पूरे फ्रेम का हर एक साइड नहीं लिया था, वही पार्ट लिया जो मैग्नेटिक लाइंस को काट रहा था। फिर उस पार्ट में भी ध्यान देना होगा कि उसका उतना ही पार्ट जो परपेंडिकुलर हो। तो ये जो पार्ट है ना, इसको दो पार्ट में तोड़ दो, एक तो इधर कंपोनेंट आएगा और एक इधर आएगा, ऐसे। ये वाला क्या होगा, L cos थीटा, और ये क्या होगा, L sin थीटा। तो जो L cos थीटा आ रहा है, दिस L cos थीटा इज पैरेलल टू द वेलोसिटी। इस L के दो टुकड़े हो गए, एक L cos थीटा है, एक L sin थीटा। L cos थीटा वेलोसिटी के साथ है, वेलोसिटी के पैरेलल है, तो L cos थीटा कुछ नहीं करने वाला है। मतलब इस L के जो दो पार्ट हैं, L cos थीटा और L sin थीटा, L cos थीटा इज पैरेलल टू वेलोसिटी, तो द पार्ट व्हिच इज पैरेलल टू वेलोसिटी वो ईएमएफ नहीं इंड्यूस करेगा। सेकंड पार्ट इज व्हाट, L sin थीटा। L sin थीटा ये जो पार्ट है, ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। So only this L sin theta is responsible for induced EMF। तो यहाँ पे जो EMF होगा that is d L sin theta into V। The EMF which is induced is what, हम क्या यूज करते थे, BLV यूज करते थे ना। तो यहाँ पे मैंने पूरा लेंथ नहीं लिया, I have taken the length of that wire which is perpendicular to the velocity। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला ही हम लेंथ लेंगे, पूरे वायर के लेंथ को नहीं लेने वाले यहाँ पे। अब चलो इसी में और थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं ट्रिकी बना रहा हूं। मान लो हमारे पास, अब देखो अभी तक क्या होता था कि जो L cos थीटा था या L था वो बदलता नहीं था, मतलब हमने जो परपेंडिकुलर लेंथ ले लिया वो थ्रू आउट सेम था। पहले पार्ट में फ्रेम में L था, वो थ्रू आउट सेम था। इस पार्ट में क्या था, L sin थीटा ले लिया, ठीक है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लिया, लेकिन जो कंपोनेंट था वो बदल नहीं रहा था, वो कांस्टेंट था, तो आगे जा रहा था, सो कांस्टेंट ईएमएफ हमको मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो हमारे पास एक ऐसा फ्रेम है पैराबोलिक टाइप से, ये ट्रैक है जिसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो फ्रेम है, ये एक रास्ता है, ट्रैक है, रेलवे ट्रैक के जैसा। रेलवे ट्रैक तो कैसा होता है, पैरेलल होता है, बट ये पैरेलल नहीं, पैराबोलिक ट्रैक, ठीक है। इस ट्रैक के ऊपर इसका, इस ट्रैक का इक्वेशन दिया हुआ है, ये जो हमारा ट्रैक है उसका इक्वेशन दिया है। पैराबोला का मुंह अगर एक्स एक्सिस पे खुलता है तो उसका इक्वेशन होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू kx, ऐसा दिया है। मतलब जिधर मुंह खुलता है उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बदल देते हैं। ये अगर एक्स एक्सिस पे मुंह खुलता है, हालांकि ये तुमको याद नहीं रखना है, अगर याद है ठीक है, नहीं याद रखना है तो तुमको क्वेश्चन में देगा कि उसका मुंह कैसे खुल रहा है, कैसा शेप है उसका, उसके लिए वो इक्वेशन देगा। तो यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है y स्क्वायर इज इक्वल टू kx, यहाँ पे ओरिजिन है। अब इस ट्रैक पे, ये ट्रैक नहीं मूव कर रहा है, पैराबोलिक जो वायर है ना ये नहीं मूव कर रहा है, इसके ऊपर एक दूसरा वायर मूव करा रहे हैं, ये वाला वायर। दिस वायर इज मूविंग विथ वेलोसिटी v। अब हमको ईएमएफ का एक्सप्रेशन निकालना है इस पैराबोलिक ट्रैक पे। मतलब समझो ये एक रास्ता है रेलवे ट्रैक के जैसा, जिसके ऊपर ये वायर ऐसा खींचते हुए जा रहा है, तो ये कितना ईएमएफ इंड्यूस करेगा वो हमको निकालना है। यहाँ पे जानते हो टेंशन क्या है कि यहाँ पे लेंथ की गारंटी नहीं है, बिकॉज जब ये वायर यहाँ रहा होगा ना तो इसका लेंथ जीरो होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा लेंथ ही बदलता जाएगा। इसका लेंथ, द लेंथ विच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है तो उसके परपेंडिकुलर जो लेंथ है ना वो कांस्टेंट है ही नहीं। जैसे जैसे आगे जाएगा मुंह इसका बढ़ता जा रहा है, मुंह बढ़ता जा रहा है, तो लेंथ इसका, ये वायर जो ब्लैक कलर में मैंने वायर बनाया है, ये वायर का लेंथ भी क्या होगा, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे लेंथ कांस्टेंट है ही नहीं, लेंथ क्या है, वेरिएबल। जो हमने एक्सप्रेशन निकाला था BLV, उसमें लेंथ की वैल्यू फिक्स्ड थी, फ्रेम मूव करता था उससे उसका लेंथ नहीं बदलता था, लेकिन यहाँ पे क्या लेंथ ही बदल रहा है, ठीक है। लेंथ बदले कुछ भी बदले, हमको फैराडे लॉ तो नहीं बदलने वाला है, फैराडे लॉ तो एक ही रहने वाला है। तो हमने क्या किया, ठीक है चलो बदलता है बदलने दो, हम इसको थोड़ा सा मूव कराते हैं। मान लो ये यहाँ से यहाँ तक मूव किया, ये एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, हमने इसको dx ले लिया, ठीक है। लेंथ वेरी करे, कुछ भी वेरी करे, फैराडे लॉ तो नहीं वेरी करेगा। तो मैंने माना कि चलो ठीक है यहाँ से यहाँ तक थोड़ा गया, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ एक्स एक्सिस में दैट इज dx। अब उस डिस्प्लेसमेंट से थोड़ा सा एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ता जाएगा तो एरिया कैप्चर करता जाएगा, इसलिए तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है वो। तो dx डिस्प्लेसमेंट से वो थोड़ा सा एरिया कवर किया। अब यहाँ ओरिजिन से यहाँ पे गया है तो इसको मैंने x ले लिया कि ओरिजिन से वो
एक्स के पोजीशन पे था, ये एक्स है, इधर पार्ट क्या होगा, ये इक्वेशन है, तो इधर वाई होगा, वाई लेकिन दो होंगे। ये जो एक छोटा सा मैंने एरिया कवर किया है ना रेक्टेंगल वाला, उसके देखो लेंथ में हमारा, तो लेंथ हमारा क्या होगा डी एक्स, सॉरी इसका जो विड्थ है वो डी एक्स है, लेकिन वाई पार्ट ये ओरिजिन है हमारा, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स में तो एक ही पार्ट है, लेकिन वाई में ऊपर भी है और नीचे भी, एक्स एक्सिस के ऊपर भी वाई आ रहा है, एक्स एक्सिस के नीचे भी वाई है, तो वाई दो है, यहाँ पे भी वाई है और यहाँ पे भी वाई, तो इसका जो टोटल लेंथ है वो 2y है और विड्थ कितना है dx। ठीक है, बस इसमें कुछ करना नहीं, ईएमएफ निकाल लो, हो गया। तो ईएमएफ क्या होगा, मैंने बताया जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर करो, बी बदल नहीं रहा है, बी को बाहर कर दिया, एरिया बदल रहा है तो dA/dt कर दिया, कहानी खत्म। एरिया बस इसी का एरिया लिख दो, ये क्या है एरिया जो छोटा सा मैंने बनाया है, तो इसका एरिया क्या होगा, रेक्टेंगुलर शेप है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, तो क्या होगा बी इंटू एरिया, ये एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ कितना है 2y और विड्थ कितना है dx अपॉन dt। अब dx अपॉन dt तो हमको मालूम ही है, dx अपॉन dt क्या है, वेलोसिटी, तो ईएमएफ कितना हो जाएगा b इंटू 2y इंटू वेलोसिटी, यही हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो कुछ करना नहीं है, अगर वेरिएबल है तो भी कोई टेंशन है, छोटा सा एरिया बना लेने का, बस उसी को डिफरेंशिएट कर दो। तो b मैंने छोटा सा एरिया बना लिया, अब ये जो छोटा सा एरिया उसका लेंथ कितना है, y ऊपर y नीचे, तो दैट इज 2y इंटू dx। अगर बहुत टफ क्वेश्चन पूछा तो ऐसा, मतलब इससे टफ क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम का तो बात छोड़, बोर्ड में तो पूछेगा भी नहीं। ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो बहुत, अगर तुम नीट का या जेई का एग्जाम देते हो उसमें बहुत टफ क्वेश्चन पूछा तो ऐसा पूछता है वो। तो बी हमारे पास कितना भी टफ हो, हमारा फैराडे लॉ यूज करना है, बी dA/dt। डी क्या है, एक छोटा सा एरिया मैंने लिया, मतलब यहाँ से चल रहा था, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देके छोटा सा एरिया लिया, तो dA/dt। अब इसमें क्या हो रहा है, इसका जो लेंथ है दैट इज y और विड्थ क्या है dx, तो 2y इंटू dx/dt एंड dx/dt इज व्हाट, वेलोसिटी। अब चाहो तो y को हटा दो, y की जगह, बिकॉज y स्क्वायर हमारा क्या है kx, तो इन प्लेस ऑफ y व्हाट यू कैन पुट √kx। तो इसको ऐसा भी ले सकते हो b इंटू 2y और सॉरी y हटाना है मुझे, तो b इंटू 2y की जगह मैं क्या लिख दे रहा हूँ, √kx इंटू वेलोसिटी। दिस इज व्हाट द ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो अगर ये वायर मूव करता है v वेलोसिटी से, तो यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ इज इक्वल टू b इंटू 2 √kx इंटू v। अब इस ट्रैक का, ये जो ट्रैक है ना, इसको बदल सकते हैं, वो चेंज करते जाएंगे, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, कॉन्सेप्ट वही फैराडे लॉ b dA/dt, तो हम कॉन्सेप्ट वही यूज करेंगे। ट्रैक बदलता है तो बदलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लो उन्होंने ट्रैक ऐसा दे दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6, उन्होंने बोला कि ऐसा ट्रायंगुलर वायर है ऐसा, इसके अंदर चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे कुछ 60 डिग्री बना रहा है, ये मतलब ट्रैक है जिसमें वायर स्लिप करने वाला, जिसमें वायर मूव करने वाला है, इट इज मेकिंग 60 डिग्री। अब इसमें हम वायर को मूव करा रहे हैं, दिस वायर इज मूविंग विद वेलोसिटी v, सो फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड, कितना ईएमएफ इंड्यूस करेगा ये वायर। तो यहाँ पे भी फिर से वही कहानी कि जैसे जैसे वायर आगे बढ़ेगा, वायर के साथ साथ जैसे आगे जाएगा वायर का लेंथ इंक्रीज करता जाएगा, मतलब लेंथ वेरिएबल है, वेलोसिटी का तो कोई झंझट नहीं है, बिकॉज दिस वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द वायर। तो मैंने यही बताया था कि यू हैव टू टेक द लेंथ ऑफ द वायर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, दिस वायर एंड द वेलोसिटी बोथ आर परपेंडिकुलर, तो वायर में का पूरा पार्ट परपेंडिकुलर है, लेकिन ये हो क्या रहा है, इसका लेंथ ही बदल रहा है। तो ठीक है, फिर से वही क्या कर, थोड़ा सा आगे ले जाओ, छोटा सा एरिया कवर किया इसने, ये हमारा dx हो गया, यहाँ से x डिस्टेंस है और ये वाला पार्ट क्या है y। अब फिर से वही कॉन्सेप्ट, एरिया, ये जैसे जैसे वायर आगे जाएगा एरिया कैप्चर करेगा, एरिया कैप्चर करेगा तो फ्लक्स कैप्चर होगा, सो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। तो अगेन ईएमएफ इज इक्वल टू व्हाट, b dA/dt, b एरिया। अब देखो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ कितना है y और विड्थ कितना है dx, तो क्या हो जाएगा y इंटू dx अपॉन dt, dx अपॉन dt हमारा क्या है, वेलोसिटी। तो ईएमएफ कितना आ गया, एकदम आसान है, कुछ है नहीं इसमें, dy एंड dx अपॉन dt इज व्हाट, वेलोसिटी। अब देखो y चाहो तो हटा दो, y को x के टर्म में हटा सकते हो या y रहने भी दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम हटाना चाहते हैं तो हम y और x को रिलेट कर सकते हैं, ये अपोजिट है, ये एडजेसेंट है, तो वी कैन टेक tan 60, ठीक है। तो tan 60 क्या हो जाएगा, tan 60 इज इक्वल टू y बाय x, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, so tan 60 is equal to y by x, so what we can do, in place of y you can write x tan 60, तब ईएमएफ क्या हो जाएगा,
बी, वाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्स tan 60 इज व्हाट, रूट ऑफ 3 इंटू वी, दिस इज व्हाट द ईएमएफ इंड्यूस्ड। मतलब ये वायर जैसे जैसे एक्स में आगे बढ़ता जाएगा ईएमएफ की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो देख लो ना, ये जो ईएमएफ आ रहा है वो एक्स पे डिपेंडेंट है, मतलब आगे बढ़ने पे एक्स के साथ ईएमएफ की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। एक्स जितना इंक्रीज करता जाएगा ईएमएफ की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी। बी इज यूनिफॉर्म, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, बट एक्स इज वेरिएबल। आगे बढ़ने के साथ साथ जितना आगे बढ़ेगा उसका लेंथ बढ़ता जाएगा, लेंथ बढ़ेगा तो ज़्यादा काटेगा मैग्नेटिक लाइन्स को। स्टार्टिंग में कम काटता था, लेकिन जैसे आगे जा रहे हैं वायर का लेंथ बढ़ते जा रहा है, वायर का लेंथ बढ़ेगा तो वो ज़्यादा मैग्नेटिक लाइन्स को कट करेगा, मैग्नेटिक लाइन ज़्यादा काटेगा तो ईएमएफ भी ज़्यादा इंड्यूस करेगा। तो देखो ना, ये जो ईएमएफ आ रहा है दैट इज वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सर हाँ हाँ बोलो, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, फिर से बोलो। आवाज ही नहीं सुनाई दे रही भाई मुझे, क्या बोल रहे हो तुम। हेलो, फिर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा मुझे, बिल्कुल कट रही है आवाज, आ ही नहीं रही। हेलो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। अब नेक्स्ट केस में मैं क्या करूंगा, मैं वायर को कहीं ले नहीं जा रहा हूं। 7, ये हमारा एक यूनिफॉर्म फील्ड है, ठीक है। इसके अंदर हम वायर को कहीं ले नहीं जा रहे हैं, मतलब एक ही जगह वायर को मैं रोटेट करने वाला हूं। बिकॉज ऑफ रोटेटिंग वायर व्हाट ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। अगर समझो मैंने एक वायर लिया एल लेंथ का और ये आगे नहीं जा रहा है, ये अपने ही एक पॉइंट पे, फिक्स्ड पॉइंट पे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। मतलब समझो इसके पहले क्या था, वायर स्ट्रेट जाता था, तो स्ट्रेट जाएगा तो मैग्नेटिक लाइंस को कट करेगा। अब यहाँ पे क्या है, मैं एक ही जगह उसको रोटेट कर रहा हूँ। दिस वायर इज रोटेटिंग अबाउट अ पर्टिकुलर एक्सिस, वो एक ही पॉइंट के अबाउट अगर घूमेगा तो भी तो मैग्नेटिक लाइंस को कट करेगा। सो दैट केस आल्सो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। अब वो ईएमएफ हमको निकालना है, ईएमएफ बिकॉज ऑफ रोटेटिंग वायर, स्ट्रेट नहीं जा रहा है, स्ट्रेट जाता है तो बीएलबी, हियर इट इज रोटेटिंग अबाउट अ पर्टिकुलर एक्सिस, इस पॉइंट के अबाउट ये घूम रहा है। तो अब हम ईएमएफ निकालेंगे एंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन ओमेगा। तो जब ये रोटेट करेगा ना तो इसमें v की वैल्यू बदलती जाएगी। जो हमारा वेलोसिटी था, इसके पहले क्या होता था, BLV में v वायर के हर एक पॉइंट का वेलोसिटी सेम था। जब वायर ऐसे जाता है ना तो ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस वायर इज मूविंग विद सेम वेलोसिटी, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बट इन दिस केस इफ इट इज रोटेटिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पॉइंट, अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, तब इस केस में क्या होगा कि इसका जो वेलोसिटी होगा, लीनियर वेलोसिटी, वो अलग रहेगा। इस पॉइंट की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, इसके बाद वेलोसिटी ऐसे घटते जाएगी ना। लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा, तो r ज्यादा होगा तो v भी ज्यादा होगा, बिकॉज ओमेगा कांस्टेंट है। तो जैसे जैसे यहाँ पे जाएंगे v की वैल्यू बदलती जाएगी, कम होती जाएगी, यहाँ पे आके फिर ऐसा ऐसा। तो v की ही गारंटी नहीं है, v वेरिएबल है, v वेरिएबल है तो हम BLV में यूज करेंगे तो हम पूरे वायर के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी ले ही नहीं सकते, बिकॉज जो BLV था हमारा एक्सप्रेशन BLV, उसमें पूरा वायर का अगर L लेंथ ले लोगे ना तो उसमें उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है ही नहीं, एक फिक्स्ड वैल्यू ऑफ वेलोसिटी नहीं मालूम है। हम क्या करते हैं, हम अपना एक छोटा सा वायर बनाते हैं, यहाँ पे एक स्मॉल सेगमेंट लो, ठीक है, पूरे वायर की वेलोसिटी नहीं मालूम है, नहीं लेते हैं, हम एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं यहाँ पे dx लेंथ, यहाँ से x डिस्टेंस, और इस dx की जो वेलोसिटी दैट इज vx। मैं पूरे वायर के लिए बाद में निकाल रहा हूँ, पूरे वायर की वेलोसिटी वेरिएबल थी तो मुझे टेंशन होगा, मुझे v नहीं मिलेगा अगर मैं पूरा लेंथ ले लेता हूँ, तो मैंने एक छोटा सा लेंथ ले लिया। अब उस छोटे से सेगमेंट की वेलोसिटी क्या है, vx। तो पहले हम इस स्मॉल सेगमेंट के लिए ईएमएफ निकालेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे पूरे वायर के लिए। तो वंस यू कैन गेट द ईएमएफ फॉर अ स्मॉल सेगमेंट बाय इंटीग्रेटिंग दैट वैल्यू यू कैन गेट द टोटल ईएमएफ। तो अब पहले चलो छोटे से टुकड़े का ईएमएफ निकालते हैं। और ऐसा क्यों कर रहे हैं इंटीग्रेशन, बिकॉज यहाँ पे वेलोसिटी की, अभी तक जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था उसमें वायर के हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम होती थी, बट यहाँ पे वेलोसिटी वेरिएबल है। हम एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं तो उसका जो ईएमएफ होगा दैट इज डी, द ईएमएफ ड्यू टू दैट स्मॉल सेगमेंट। तो अगर एक स्मॉल सेगमेंट का ईएमएफ बी क्या होगा, BLV वाला ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, बी लेंथ कितना है उसका, छोटा सा लेंथ है dx, वेलोसिटी क्या है vx, वही BLV फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं,
लेकिन मैं एक स्मॉल टुकड़े के लिए, बिकॉज पूरे टुकड़े के लिए लेने जाऊंगा, पूरे वायर के लिए लेने जाऊंगा तो v बदल जाएगा, तो इसलिए हम पूरे वायर पे नहीं जा रहे हैं, हम एक छोटे से टुकड़े में। तो उसका एक स्मॉल सेगमेंट, मतलब ये जो dx वाला पार्ट है वो इतना ईएमएफ इंड्यूस करेगा। तो टोटल ईएमएफ के लिए इसी को इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ b dx इंटू वी एक्स। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, पूरा वायर, तो वायर 0 से लेके l तक इंटीग्रेट होगा। अब ये जो Vx है हमको मालूम है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो Vx की जगह क्या लिख सकते हैं, ईएमएफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ d dx इन प्लेस ऑफ Vx व्हाट यू कैन पुट x इनटू ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो Vx इज इक्वल टू व्हाट x इनटू ओमेगा लिमिट 0 टू l। इसको इंटीग्रेट करोगे तो जो कांस्टेंट टर्म है उनको बाहर कर दो, b ओमेगा को बाहर निकालो, तो ईएमएफ क्या होगा, b ओमेगा बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ x dx लिमिट इज व्हाट 0 टू l। कोई बहुत बड़ा इंटीग्रेशन नहीं है यहाँ पे, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है x स्क्वायर बाई 2, तो हमारा ईएमएफ का एक्सप्रेशन आ गया। जो ईएमएफ आ रहा है x स्क्वायर बाई 2 उसको लिमिट पुट कर दो, तो ईएमएफ इज इक्वल टू व्हाट b ओमेगा x स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 टू l, तो लिमिट पुट करोगे तो ईएमएफ क्या आ जाएगा, b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2। ये हमारा आंसर है, हाफ b ओमेगा l स्क्वायर, या इसको ऐसा लिख सकते हो हाफ b ओमेगा l स्क्वायर। ये उस वायर का ईएमएफ है जो एक ही जगह रोटेट कर रहा है। अगर स्ट्रेट वायर में द वायर विच इज रोटेटिंग विद ओमेगा, तब ईएमएफ कितना होगा, बिकॉज रोटेटिंग वायर भी तो मैग्नेटिक लाइंस को कट करता है, तो अगर रोटेटिंग वायर मैग्नेटिक लाइंस को कट कर रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस बिकॉज ऑफ दैट रोटेटिंग वायर इज व्हाट हाफ b ओमेगा l स्क्वायर। और अगर स्ट्रेट वे में जाता है वायर तब फिर सिंपल BLV। तो यहाँ पे भी हमने स्ट्रेट वायर वाला ही फॉर्मूला लिया, बट यहाँ पे हमको प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि वो वायर, ये जो पूरा का पूरा वायर है ना, जब ये घूमेगा तो उसके हर एक पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। हर एक पॉइंट का, यहाँ पे देखो मैंने शो किया है, हर एक पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी क्या अलग अलग है। तो जब हम BLV में अगर पूरा लेंथ साथ में ले लेंगे तो हमको उसको पूरी की वेलोसिटी लिखना पड़ेगा, वो हमको मालूम ही नहीं पूरा वेलोसिटी कितना है, बिकॉज वो वेरिएबल है अलग डिफरेंट पॉइंट्स पे। तो इसलिए मैंने क्या किया, एक छोटा सा सेगमेंट लिया, एक स्मॉल सेगमेंट की वेलोसिटी हम Vx ले सकते हैं, पूरे वायर में बदल रहा है लेकिन एक स्मॉल टुकड़ा है तो उसका तो एक ही वेलोसिटी रहेगी, पूरे वायर में बदल रहा है लेकिन स्मॉल सेगमेंट के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी है, दैट इज Vx। तो फर्स्ट आई फाउंड द ईएमएफ ड्यू टू दैट स्मॉल सेगमेंट, एक छोटे से सेगमेंट का हमने ईएमएफ निकाला, दैट इज d, d इज व्हाट BLV, b लेंथ इज व्हाट dx इनटू वेलोसिटी इज Vx। अब ये जो Vx है ये बदल रहा है, डिफरेंट v इज इक्वल टू r ओमेगा, जो आप लोगों ने सर्कुलर मोशन में पढ़ा है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो इन प्लेस ऑफ Vx व्हाट यू कैन पुट x ओमेगा, तो ईएमएफ इज इक्वल टू 0 टू b dx इनटू Vx, Vx इज व्हाट x ओमेगा, तो 0 टू l b dx x ओमेगा, बस b ओमेगा को साइड कर दो और x को इंटीग्रेट कर दो, तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 टू l, तो हमने लिमिट पुट कर दिया।